आप सभी का वेलकम है मेरे इस स्लाइड्स में। आई एम पुनीत जोशी, आई एम अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो टुडे आई डिस्क्राइब यू ऑल द थिंग्स ऑन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। गाइस, मैं आपको ये बताऊंगा कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। पहली थिंग तो यह है कि जितने भी वीडियोस हैं मेरे ये सब बिलिंगुअल लैंग्वेज में है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी के बैकग्राउंड से हैं, तो उन्हीं के लिए भी मैंने ये बनाया है। और इंग्लिश मीडियम्स वाले वेरी वेल नोन अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज इन इट। सो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, कैसे आएगा, क्योंकि इसके ऊपर 40% क्वेश्चंस आते हैं ही आते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर। चाहे आप स्टेट बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, तो एसबीआई और आईबीपीएस दोनों के अंदर डेटाबेस के ऊपर 40% क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, वही सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि 101% आते हैं। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, आप वन बाय वन टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको सब का सब क्लियर हो जाएगा। और इसमें मैंने वही चीज़ ओवरव्यू रखी है जो कि आपके एग्जाम्स में आएगी। मैंने इन डेप्थ सारी चीज़ें नहीं रखी है, और आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, जो एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम है, तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई है, इसलिए मैंने ये पब्लिश किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ कि हम यूनिट 1 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स क्लियर करेंगे। हम पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम क्लियर करेंगे, व्यूज ऑफ डेटा, डेटा मॉडल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कैसी होती है, मैनिपुलेशन, ट्रांजेक्शन, स्टोरेज मैनेजमेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और यूजर्स ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर। तो ये हमारी पहली यूनिट है जिसमें हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको एमसीक्यू में बताऊंगा। पहले अपन ये सारे पढ़ते हैं डेटा बेस के ऊपर यूनिट 1 में। ओके गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपको लेके चलता हूँ पहली स्लाइड पे, पर्पस ऑफ डेटाबेस। देखो, डेटा एक्चुअल में क्या होता है। डेटा रो फैक्ट्स अबाउट एन एंटिटी, और एंटिटी क्या होती है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड में काम आ रहा है। ठीक है, तो डेटाबेस क्या कहता है, डेटाबेस ये कहता है कि जो भी कलेक्शंस ऑफ डेटा है, मतलब रो फैक्ट्स है किसके बारे में, उन एंटिटी के बारे में, उनको हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस, जो कि आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो। सो दैट इज द डेटाबेस इज अ इंटर रिलेटेड और कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है, प्रोग्राम्स क्या होता है एक्चुअली में, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलके प्रोग्राम्स बनते हैं, वही प्रोग्राम्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की प्रोग्राम्स ही हमारे पास क्या है, किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए काम आते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन जो कि मैं उन सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस कर रहा हूं अपने डेटाबेस के लिए, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्राम्स। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस की फुल फॉर्म्स यही है। आपको मुझे सिर्फ इन चीज़ों पे ओवरव्यू ही देना है, मुझे ये डिस्क्राइब नहीं करना है कि मुझे क्या इसमें बताना है और क्या नहीं बताना है। ओके दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हर जगह काम आती है। उसकी एप्लीकेशन जैसे कि बैंकिंग, एयरलाइंस के अंदर काम आती है, यूनिवर्सिटीज़ में काम आती है, सेल्स में काम आती है, और हमारे डेली जो काम होते हैं उसमें भी हमारे पास डेटाबेस कहीं ना कहीं काम आता है। पुराने ज़माने रोकड़ भैया ये सारे मेंटेन करके रखते थे, और आज के टाइम में जब हमारे पास कंप्यूटर आ गए तो हम सारा का सारा काम उन पर करते हैं, तो उनके लिए हमें डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा पहला था। और हम डेटाबेस को यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, उसकी इनकन्सिस्टेंसी के बारे में, डेटा में एरर आ रही है, कभी हम खुद कैलकुलेट करते हैं उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, तो इसलिए हमें डेटा बेस की ज़रूरत पड़ी, उस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, ताकि हमारा रिपीटेशन रुके। और रिपीटेशन रुके इस वजह से क्योंकि वो अपने डेटाबेस में कंडीशंस चेक करता रहे। ठीक है, तो आपको जब भी आप इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होता है, तो पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, तो आपको ये बताना कि सर काफ़ी सारे ऐसे ड्रॉबैक्स है जिसके अंदर हमें डेटा को, मतलब जिसमें हमें एरर आने लग गई, हम कैलकुलेट करते थे तो कई बार कहीं इधर भी एंट्री हो गई, कभी उधर भी एंट्री हो गई, तो हमें ये पता नहीं चल पाया था कि अब एक्चुअल में डेटा आ कहाँ से रहा है, कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ गई। और
एक ही अमाउंट की रिपीटेशन 2 से 3 एंट्री हो गई, और कहीं ना कहीं हमें डेटाबेस के अंदर ये पता नहीं चल पा रहा है कि हमने किस किस कस्टमर को कितना अमाउंट दिया है, किस कस्टमर को क्या। तो ये सारा सा अगर सिस्टमली हो तो सबसे बड़े वो सिस्टम ही चेक करता रहे। उसके अंदर सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि चेक करता है कब किसको कितना अमाउंट दिया, कब किसको कितना अमाउंट दिया, उसकी सारी की एंट्री एक ही जगह पे हो। तो ये डेटा ड्रॉबैक्स थे जिनको हम रोक रहे हैं। डेटा की रिपीटेशन, उसकी इनकन्सिस्टेंसी, फाइल को मल्टीपली फाइल का फॉर्मेट आ गया, डुप्लीकेशन हो गया है। ठीक है, तो ये सारा पर्पस ऑफ डेटाबेस में मैंने समझाया यहाँ पे। ठीक है, इसको ही मैंने आगे कंटिन्यू रखा है दोस्तों। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको सारे नोट डाउन करें। लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ही पार्ट है लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ को छुपाना। ठीक है, सबसे लोएस्ट लेवल होता है फिजिकल लेवल, उससे हाईएस्ट लेवल होता है लॉजिकल लेवल, उससे हाईएस्ट होता है व्यू लेवल। फिजिकल लेवल में डेटा कैसे आया है, ठीक है, लॉजिकल लेवल में डेटा को कैसे एक्सेस किया जाएगा, कैसे उनके बीच में रिलेशन बनाया जाएगा, ये बताया गया। और व्यूज लेवल में डेटा को किस तरह से एक दूसरे से इंटरलेट किया जाएगा और उसकी कंसिस्टेंसी को कैसे बताया जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन को कैसे शो किया जाएगा। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन शो की जाएगी जो यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट है, वो नई चीज़ शो करी जाएगी जो कि यूज़र उसका मिसयूज़ कर सके। अगर मैं एटीएम मशीन पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं एटीएम मशीन पे जाके मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैम प्लीज़ आपकी जितनी भी डिटेल्स है मेरे को ये XYZ का जो पर्सन है इसके एटीएम के पासवर्ड चाहिए, उसके अकाउंट के नंबर ये, क्या वो मुझे देंगे? नहीं देंगे ना। तो मैं उनके बैकग्राउंड की डिटेल्स नहीं जान सकता, लेकिन मैं उनके अकाउंट के बारे में ये जान सकता हूँ कि मैम ये मेरे को अमाउंट डिपॉजिट कराना है, इन पर्सन का ये नंबर है, प्लीज़ मेरे को इनका बैंक का जो एड्रेस है वो बता दीजिए ताकि मैं वहाँ पे, तो ये शो कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी डिटेल्स है जो आपको इसमें मिलने को पता चलेगा आपको। तो ये इसका व्यू ऑफ डेटा है कि सबसे नीचे जो है ये फिजिकल लेवल है, लॉजिकल लेवल, फिर ये हायरार्की नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इंस्टेंस एंड स्कीमा, सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं स्कीमा होता क्या है। स्कीमा इज ओवरऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ योर डेटा बेस। ओके, ये दो तरीके के होते हैं, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा। ये जितने भी नोट्स आपको देख रहे हैं आपको सिर्फ यही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इसी से ही क्वेश्चन पुटअप होंगे। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्लीज़ इन्हीं को पढ़े और इसी पे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चंस बनेंगे और यही आपके काम आएंगे एग्जाम्स में। और ये सारा का सारा रेफरेंस मैंने कोर्ट और स्लीबर्स सुदर्शन की बुक से ही लिया है, उसी से मैंने नोट्स बनाया, उसी से नोट्स लेके आपके लिए बनाए हैं। तो प्लीज़ आप इनको देखें, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारा मैंने रिटर्न में लिख रखा है, फिर भी मैं आपको हर एक पे ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, डेटा मॉडल्स 4 तरीके के होते हैं। पहले रिलेशन मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल। ओके दोस्तों, ये आपके अगर इस पे क्वेश्चन बनता है डेटा मॉडल्स पे, तो ये क्वेश्चन बनेगा विच वन इज़ नॉट डेटा मॉडल फ्रॉम गिवन लिस्ट। ऑब्जेक्टिव में पहला आएगा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके कि डेटा इन रिलेटेड मॉडल। तो डेटा अपन को पता है डेटा मॉडल 4 तरीके थे, रिलेशनल मॉडल, एंटिटी मॉडल बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल। इसके अलावा जो भी है वो डेटा मॉडल नहीं है। तो आपका सबसे गलत क्वेश्चन, जो गलत आंसर होगा कौन सा होगा, गलत जो होगा वो कौन सा होगा, कौन सा नहीं है इसमें से, वह होगा डी। तो इसका सही आंसर अपने पास क्या आएगा, डी। क्योंकि वो ऐसे देखें तो गलत है, क्योंकि डेटा मॉडल के 4 ही टाइप होते हैं, वो अपने सामने है, और वो जो 5वां मैंने दिया था वो क्या है, डेटा मॉडल का टाइप नहीं है, तो इसलिए वो गलत हो गया और वो आपका आंसर होगा उस क्वेश्चन के लिए। अब मैं आपको बात करता हूँ एंटिटी रिलेशन। बहुत ही अच्छा और सबसे बढ़िया चीज़ यही है, आपको सिर्फ इसके लिए 1 घंटा देना होगा। सारे स्ट्रक्चर्स आपको खुद बनाए तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसमें कुछ नहीं है, ये जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिया है ना, इसको अपन बोलते हैं एंटिटी सेट, और जो भी ये जो लाइन है ये बोलते हैं अपन लिंक, और ये जो है ये एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट इसके ही है कस्टमर के, तो कस्टमर की एक टेबल बनेगी जिसमें ये क्या होंगे, इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इनको
एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर इसको इस तरीके से शो किया जाता है कि जो टेबल का नाम होता है, जैसे टेबल का नाम था कस्टमर, तो कस्टमर को यहाँ पे एक एंटिटी सेट के थ्रू दिखाया जाता है। उस एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज़ करते हैं, और जितने भी उस टेबल के फील्ड होते हैं उनको हम सर्कल, इलिप्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इलिप्स होते हैं उसके अंदर जो भी है आइटम्स, उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ओके, और इनको और रेक्टेंगल इलिप्स और रेक्टेंगल बॉक्स के बीच में जो लिंक हम मेंटेन करते हैं उसको लाइन के थ्रू करते हैं। तो ये लिंक मेंटेन करने के लिए हम लाइन का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, ऐसे अकाउंट है, अकाउंट एक एंटिटी सेट है, अकाउंट नंबर, बैलेंस इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और इन दोनों के बीच में जो डायमंड हमने यूज़ किया है ये रिलेशनशिप बताता है ये कस्टमर और अकाउंट के बीच में किस टाइप का रिलेशन है। कस्टमर अकाउंट के बीच में डिपॉजिटर का रिलेशन है। ओके, कस्टमर अपने अकाउंट में जो बैलेंस डालता है वो डिपॉजिट करता है, ठीक है, तो जस्ट लाइक अ डिपॉजिटरी रिलेशंस। ओके, आगे चले, ठीक है, इसको हमने कंटिन्यू किया है। जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है, एंटिटीज़ क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्टार्टिंग में बोला था मैंने, द रियल वर्ल्ड एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंट A01, ये आप जब कोर्ट की बुक पढ़ोगे, आप कोर्ट की बुक लोगे DBMS के लिए, तब आप बहुत कंफ्यूज होगे अकाउंट किसका है क्या है। इसलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ बता रखी है, आगे टेबल भी बता रखी है, ये टेबल। इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, देखो ये कस्टमर की टेबल है। ओके, कस्टमर का आईडी है, कस्टमर का नाम है, कस्टमर की स्टेट है, सिटी है, लेकिन ये अकाउंट नंबर क्या है, ये अकाउंट नंबर अलग से फील्ड है ना। तो ये अकाउंट नंबर क्या है, अलग से रिलेशन से, तो ये अकाउंट नंबर का ये अलग है। तो जब अपन टेबल मेंटेन करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो ये इसके बीच में जा रहा है, इसका एट्रीब्यूट इससे रिलेट हो रहा है, यानी कि इस कस्टमर का अकाउंट का नंबर क्या होगा, ये होगा। इससे हमें ये पता चल गया कि इस पर्टिकुलर कस्टमर का नंबर, अकाउंट नंबर ये है, और इस कस्टमर का अकाउंट नंबर ये है, और ये कभी सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि ये एक प्राइमरी की है अकाउंट नंबर जो कि हमेशा यूनिक रहती है। ओके, तो ये क्या है, अकाउंट A10 इज हेल्ड बाय कस्टमर जॉनसन, तो रिलेशनशिप सेट डिपॉजिटर एसोसिएट कस्टमर विद अकाउंट्स। ओके, अब आपको यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने चीज़ें पड़ी, आप समझ सकते हैं कि कस्टमर की एक टेबल थी और ये अपने पास अकाउंट की टेबल थी, तो द कस्टमर टेबल, द अकाउंट टेबल, और ये कि फोर्थ बुक में दे रखा है। अब इन दोनों को रिलेशन बताना है अपन को, तो अपन एक टेबल बना देते हैं जिसमें कस्टमर की आईडी जब मैं एक लिखता हूँ तो इस कस्टमर के आईडी से मुझे पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है, इसके सामने वाला ये जो रो है ये पूरी की पूरी मेरे को मिल रही है, और इस हर एक रो के अंदर क्या कॉलम है, जॉनसन क्या है, कस्टमर का नाम, 12 एलम स्ट्रीट क्या है, कस्टमर की स्ट्रीट, कस्टमर सिटी। ओके, मेरे को ये सारी चीज़ें मिल गई है, और ये अकाउंट नंबर से मुझे क्या पता चल रहा है कि इसमें कितना बैलेंस है। तो जब मैंने दोनों को इस टेबल की प्राइमरी की ये है कस्टमर आईडी, और इस अकाउंट टेबल की प्राइमरी की ये है, तो ये दोनों जब प्राइमरी की मैं इसमें यूज़ करता हूँ एक अलग से टेबल, जिसकी टेबल का नाम रखता हूँ डिपॉजिटरी, जो रिलेशन बताता है कि ये जो अकाउंट के नंबर है वो इस पर्टिकुलर पर्सन के। देखो किसी भी कस्टमर के दो अकाउंट हो सकते हैं, एक बैंक 1 में हो सकता है, एक बैंक 2 में हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही कस्टमर की आईडी रखी है और उसके बैंक के अकाउंट अलग अलग रखे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन के 2 बैंक के अकाउंट हो सकते हैं। ओके, तो इसमें भी अपन को ज़्यादा इतना नहीं है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी लैंग्वेजेस है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये सारे इसके ऊपर तो 2 नंबर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपको पूछ लिया कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज नहीं है। आपको पूछा ऑप्शन में A रोल बैक, B ग्रांट, C रिवॉक। मतलब देखो मैं वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज नहीं है। A ग्रांट, B रिवॉक, C सेव पॉइंट, या फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑल ऑफ दिस, क्योंकि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे
स्कीमा है, नोटेशंस है जो फॉलो करते हैं डेटा डेफिनेशन। पहला है क्रिएट, दूसरा है आपका अल्टर और तीसरा है आपका ड्रॉप। ओके, तो ये आपके पास तीन है। ओके, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज में आता है। ओके, फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन पुटअप होगा कि बताइए इसमें से कौन सा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ठीक है, या आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच वन इज नॉट अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ओके, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर एसक्यूएल। एसक्यूएल एक्चुअल में होता क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसके सिंटेक्स, डेटाबेस यूजर्स के बारे में क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से ऐसे यूजर्स होते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के बारे में पूछेंगे। ये सारा ओवरव्यू है दोस्तों। क्यों ये ओवरव्यू मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है सारी चीज़ें पढ़ने का। ओके दोस्तों, इसलिए मैंने ये सारा का सारा ओवरव्यू आपके लिए बनाया है। तो प्लीज़ इसको देखिए अच्छे से, इसको पॉज करें, जूम करके देखें, पढ़े, और कोई भी क्वेरी तो मुझे प्लीज़ पूछे। थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप प्लीज़ लाइक कीजिए, वरना मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे पेज से कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है। इतना मुझे समझ में आया, मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, मैंने सारा मैटर लिख दिया है। अब आपको ये सारा मैटर पढ़ना है। इस स्लाइड पे सिर्फ आप आधा घंटा दीजिए, इससे ज़्यादा मत पढ़िए। आधे से 1 घंटा देखिए इसको पढ़े, इससे ज़्यादा ना दें। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।